अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू माय चैनल BSN जेनेरिक फॉर ऑल। आज की वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे न्यूट्रिशन, जो कि सब्जेक्ट है सेकंड सेमेस्टर का BSN में। उससे हम स्टार्ट करेंगे। तो फर्स्ट चैप्टर हमारे पास है मैटरनल न्यूट्रिशन। इसके बारे में हम पढ़ेंगे। सो लास्ट तक वीडियो देखिएगा ताकि आपको चैप्टर की अच्छी तरीके। यहाँ पे हमें मैटरनल न्यूट्रिशन के बारे में कहा गया, तो हमें पहले इस कंसेप्ट को समझना है कि मैटरनल न्यूट्रिशन जो है वो होती क्या है। यानी कि अब अगर हम पहले जो है वो जैसे कि सब्जेक्ट रिलेटेड न्यूट्रिशन क्या है, पहले हमें ये पता होना चाहिए कि न्यूट्रिशन क्या है, तो इससे रिलेटेड सब्जेक्ट जो है वो भी फिर हमें आसानी से समझ आ जाएंगे। न्यूट्रिशन हमारे पास बेसिकली क्या है? न्यूट्रिशन जो है बेसिकली द साइंस ऑफ फूड है जिसका हम रिलेशन देखते हैं हेल्थ के साथ। दिस इज़ बेसिकली द साइंस ऑफ फूड एंड इट्स रिलेशन टू हेल्थ। और इसका क्या रिलेशन है हेल्थ के साथ। और न्यूट्रिशन जो है यानी कि हमारे पास सोर्स ऑफ एनर्जी जो है, किस फूड से कौन सी एनर्जी हमारे पास आ रही है या कौन से न्यूट्रिएंट्स आ रहे हैं। एक न्यूट्रिशन होता है और एक हमारे पास न्यूट्रिएंट होता है। हमारे पास न्यूट्रिशन होता है और एक न्यूट्रिएंट होता है। अब इसमें क्या फ़र्क है? न्यूट्रिशन जो है हम होल जो फूड होते हैं उसे हम कहते हैं, उसका जो रिलेशन होता है हेल्थ के साथ, जब हम उसे स्टडी करते हैं दिस इज़ कॉल्ड न्यूट्रिशन। न्यूट्रिएंट्स हमारे पास क्या होते हैं? न्यूट्रिएंट्स जो होते हैं ये हमारे पास वो सब्सटेंसेस होते हैं जो कि हमारी सेलुलर लेवल पे जितने भी फंक्शंस परफॉर्म होते हैं उसके लिए ज़रूरी होते हैं, उसकी मेंटेनेंस के लिए, सेल की ग्रोथ के लिए, उसके फंक्शन के लिए और सेल की रिप्रोडक्शन के लिए। किसी ऑर्गेनिज्म में उसके सेल की मेंटेनेंस के लिए, ये हमारे पास आ गया। पहले आता है मेंटेनेंस के लिए, फिर दूसरे नंबर पे हमारे पास आता है ग्रोथ के लिए, फंक्शन परफॉर्म करने के लिए जितने भी सेलुलर फंक्शंस हैं, और रिप्रोडक्शन ऑफ सेल के लिए। ये सारे काम जो होते हैं इसके लिए न्यूट्रिएंट्स का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। फिर हमारे पास न्यूट्रिएंट्स जो होते हैं वो दो किस्म के होते हैं। एक होते हैं मैक्रो न्यूट्रिएंट्स और एक होते हैं माइक्रो न्यूट्रिएंट्स। अब माइक्रो और मैक्रो में क्या है? मैक्रो न्यूट्रिएंट्स वो होते हैं जो कि हमें लार्ज अमाउंट में जिसकी ज़रूरत होती है, और माइक्रो न्यूट्रिएंट्स वो होते हैं जिन्हें हमें बहुत ही ज़्यादा स्मॉल अमाउंट और ट्रेस अमाउंट में हमें इसकी ज़रूरत होती है। तो मैक्रो न्यूट्रिएंट्स में हमारे पास जितने भी लार्ज जो फूड एनर्जी सोर्सेज है, जैसे कि प्रोटीन हो गए, कार्बोहाइड्रेट्स हो गए, लिपिड्स हो गए, और माइक्रो न्यूट्रिएंट्स में हमारे पास कैल्शियम, मैग्नीशियम, आयरन, ये सारे आते हैं जो कि ट्रेस अमाउंट में हमें इनकी ज़रूरत होती है। और ये दोनों ही हमारी सेल की मेंटेनेंस, रिप्रोडक्शन, ग्रोथ के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। होप सो आपको न्यूट्रिशन का जो कंसेप्ट है ये समझ आ गया होगा। फिर हम बात करते हैं मैटरनल न्यूट्रिशन के बारे में कि अब मैटरनल मीन्स मदर रिलेटेड। तो हमारे पास आता है कि जब प्रेग्नेंट वुमेन होगी तो उसके रिलेटेड हमें कौन कौन सी न्यूट्रिशन की ज़रूरत होगी, या हम एज ए नर्स उससे कौन कौन सी न्यूट्रिशन जो है वो उसकी अकॉर्डिंग टू उसकी बॉडी कंडीशन के हम उसे कौन कौन सी न्यूट्रिशन जो है वो एडवाइस करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट द मैटरनल न्यूट्रिशन टॉपिक। हमारे पास टॉपिक है न्यूट्रिशन ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। प्रेगनेंसी के दौरान न्यूट्रिशन क्यों ज़रूरी होती है? जो हमारे पास 9 मंथ्स का जो पीरियड होता है जो कि हमारे पास फीमेल बॉडी में अकर होता है, दिस इज़ कॉल्ड प्रेगनेंसी। एंड न्यूट्रिशन उसके दौरान जो है फ्रॉम द वेरी फर्स्ट ऑफ कंसेप्शन से लेके चाइल्ड बर्थ तक उसे कौन कौन सी न्यूट्रिशन की ज़रूरत है, और फिर चाइल्ड बर्थ के बाद लैक्टेशन पीरियड जो होता है उसमें कौन कौन सी न्यूट्रिशन की ज़रूरत होती है, वो सारा हम इसमें बताएंगे। हमारे पास आता है मैटरनल डाइट एंड न्यूट्रिशनल स्टेटस हैव डायरेक्ट इम्पैक्ट ऑन द कोर्स ऑफ प्रेगनेंसी एंड इट्स आउटकम। हमारे पास आता है जितनी भी एक मदर की डाइट है और उसका जितना भी न्यूट्रिशनल स्टेटस है, उसकी जो प्रेगनेंसी है उस पर उसका बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट होता है, और फिर उसके आउटकम्स, उसके रिजल्ट्स हमें नज़र आते हैं। हमारे पास आता है कि मैल न्यूट्रिशन जो है वो अगर हमारे पास प्रेगनेंसी के अर्ली मंथ्स में आ गई तो वो बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट करेगा एम्ब्रियो की डेवलपमेंट को, उसकी कैपेसिटी को, कि उसकी ज़्यादा कैपेसिटी नहीं होगी सर्वाइव करने की,
और अगर न्यूट्रिशन जो है अगर हमारे पास पुअर न्यूट्रिशन जो है या न्यूट्रिशन डिफिशिएंसी आ गई है इन लेटर पार्ट ऑफ प्रेगनेंसी, यानी कि प्रेगनेंसी के आखिरी उसमें, तो उससे हमारे पास आता है कि फीटल की जो ग्रोथ है वो इफ़ेक्ट हो सकती है। यानी कि अगर अर्ली स्टेजेस में आ गया, यानी कि ड्यूरिंग फर्स्ट ट्राइमेस्टर कि फर्स्ट 1-2 मंथ्स में अगर न्यूट्रिशन डिफिशिएंसी आ गई है तो उससे उस वक्त जो है हमारे पास एम्ब्रियो होता है, फीटल डेवलप नहीं हुआ होता, तो उस एम्ब्रियो के सर्वाइव होने के चांसेस बहुत कम है। और अगर लैटर स्टेजेस में आ गई, लाइक थर्ड ट्राइमेस्टर में हमारे पास न्यूट्रिशन डिफिशिएंसी आ गई, तो फिर होता है कि उस वक्त फीटल जो है वो डेवलप हो चुका होता है, उसकी बॉडी कंप्लीट डेवलप हो चुकी होती है तो उस वक्त उसकी बॉडी की जो ग्रोथ है उसमें कोई ना कोई डिफेक्ट का ख़तरा होता है। फिजियोलॉजी दैट अल्टर न्यूट्रिशन नीड्स। अब हमारे पास आता है कि प्रेगनेंसी के दौरान जितने 9 मंथ्स पीरियड होता है उसके दौरान हमारे पास कौन कौन सी फिजियोलॉजी होती है, कौन कौन सी फिजियोलॉजिकल चेंजेस होते हैं दैट अल्टर न्यूट्रिशनल नीड, जिसकी वजह से हमारी न्यूट्रिशन नीड्स जो है वो चेंज हो जाती हैं। अल्टर्ड मेटाबॉलिज्म सबसे फर्स्ट जो आता है, इसमें हमारे पास आता है अल्टर्ड मेटाबॉलिज्म, यानी कि जो हमारे पास पूरी प्रेगनेंसी का टाइम होता है उसमें बहुत ज़्यादा फिजियोलॉजी चेंजेस आती हैं, हर मंथ्स में फिजियोलॉजी चेंजेस आती है जिसकी वजह से न्यूट्रिशन नीड्स भी चेंज होती हैं। तो उसको 1 बाय 1 स्टेप हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले आता है अल्टर्ड मेटाबॉलिज्म, यानी कि मेटाबॉलिज्म में चेंज कैसे आता है, इंक्रीज़ होती है कि डिक्रीज़ होती है कि क्या होता है, उसके बारे में पढ़ते हैं। यहाँ पे आता है पहले इंक्रीज़ द बेसल मेटाबॉलिक रेट, BMR जब से हम कहते हैं। बेसल मेटाबॉलिक रेट जो है बेसिकली हम कहते हैं कि वो अमाउंट ऑफ एनर्जी जिसकी हमें ज़रूरत होती है एट रेस्ट कंडीशन, हमारी बॉडी के फंक्शन परफॉर्म करने के लिए हमें जो अमाउंट ऑफ एनर्जी जो है वो रिक्वायर्ड होते हैं एट रेस्ट कंडीशन पे। यानी कि अगर कोई इंसान बहुत ज़्यादा सेवियर वर्क कर रहा है उससे भी एनर्जी की ज़रूरत होती है, अगर कोई रेस्ट है तो उसके बॉडी में भी फंक्शन तो परफॉर्म होते हैं, उसके लिए एनर्जी की ज़रूरत होती है। दैट्स कॉल्ड बेसल मेटाबॉलिक रेट, BMR। तो हमारे पास आता है कि बेसल मेटाबॉलिक रेट जो है वो प्रेगनेंसी के दौरान इंक्रीज़ हो जाता है, वो भी जब हमारे पास 4 मंथ्स जेस्टेशन पीरियड कंप्लीट हो जाता है, यानी कि हर ट्राइमेस्टर जो होता है वो 3 मंथ्स का होता है, तो 4 मंथ्स अगर कंप्लीट हो जाएंगे तो 15 to 20% तक जो बेसल मेटाबॉलिक रेट है, जो हमारे पास एनर्जी रिक्वायरमेंट है फॉर बॉडी फंक्शन को परफॉर्म करने के लिए, वो इंक्रीज़ हो जाती है 15 to 20% नॉर्मल से। फिर आता है अल्टर्ड द मेटाबॉलिज्म ऑफ न्यूट्रिएंट्स। अब न्यूट्रिएंट्स की जो मेटाबॉलिज्म है वो भी चेंज होती है। किस तरह? मदर की जो बॉडी है उसके अंदर फैट जो है एज ए मेजर फ्यूल काम करता है, यानी कि अगर ग्लूकोज उससे अवेलेबल नहीं है तो हमारे पास आता है कि अगर ग्लूकोज मदर की बॉडी में अवेलेबल नहीं है तो यही जो लिपिड्स होते हैं ये ग्लूकोज में कन्वर्ट होके मदर की बॉडी को भी अवेलेबल हो जाते हैं और फीटस को भी। सो दिस इज़ द मेजर फ्यूल है फॉर द मैटरनल बॉडी। तो ये जो हमारे पास जो फैट्स हैं और ये कन्वर्ट होते हैं इनटू ग्लूकोज में, इसे प्रोसेस को हम कहते हैं ग्लूकोनियोजेनेसिस, जो कि आप फर्स्ट सेमेस्टर में पढ़ चुके हैं। फिर आता है प्रेगनेंसी फिजियोलॉजी दैट अल्टर। हमारे पास आता है प्रेगनेंसी फिजियोलॉजी में जितनी अल्टरनेशन आती है, चेंजेस आती हैं, उसमें हम 1 बाय 1 डिस्कस करेंगे। पहले हमने बेसल मेटाबॉलिक रेट का वो कर लिया कि इंक्रीज़ हो जाता है। फिर आता है गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल चेंजेस किस तरह आती हैं। हमारे पास आता है कि स्लो गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल मोटिलिटी, यानी कि गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल मोटिलिटी जो है, जितना भी हमारा जो स्फिंक्टर्स हैं जो कि स्मूथ मसल से बने होते हैं, बैंड्स ऑफ स्मूथ मसल होते हैं, इनकी मोटिलिटी जो है, इनकी जो कंट्रैक्शन रिलैक्सेशन है वो स्लो डाउन हो जाती है। और इस मोटिलिटी जो स्लो हो जाती है, इसकी जो कंट्रैक्शन और रिलैक्सेशन है ये स्लो हो जाती है, इसका एक एडवांटेज होता है कि यहाँ पे हमारे पास जो न्यूट्रिएंट्स एब्जॉर्प्शन है वो इंक्रीज़ हो जाती है, यानी कि जितना हम फूड लेते हैं उससे न्यूट्रिएंट एब्जॉर्प्शन इंक्रीज़ हो जाती है। अगर आप देखें तो अगर इंटेस्टाइन से फूड जो है वो गुजर रहा है और उसकी मोटिलिटी बहुत ज़्यादा कम है तो ज़ाहिरी बात है वहाँ से जो न्यूट्रिएंट की एब्जॉर्प्शन है वो ज़्यादा होगी, तो मदर को ज़्यादा न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड होंगे तो फीटस को भी ज़्यादा न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड होंगे। फिर आता है कि नॉइज़ा एंड नॉशिया एंड वॉमिटिंग जो है
आर कॉमन इन द फर्स्ट ट्राइमेस्टर। हमारे पास आता है कि नौसिया हम कहते हैं कि दिल का ख़राब होना, जैसे हम कहते हैं कि दिल ख़राब हो रहा है, जैसे लगता है कि वॉमिट हो रही है लेकिन होती नहीं है। वॉमिटिंग होती है यानी कि जो एंटी पेरिस्टाल्सिस हो जाता है, जो हमने फूड टेक लिया है वो आउट हो जाता है। और हमारे पास आता है कि ये जो है ये हमारे पास कॉमन दो हैं जो कि फर्स्ट ट्राइमेस्टर में होते ही हैं। और इससे हमारे पास क्या हो जाता है, और ये में भी रिलेट हो सकते हैं हाइपोग्लाइसीमिया से भी, यानी कि अगर ग्लूकोज का लेवल जो है वो कम हो गया है बॉडी में तब भी हमारे पास वॉमिटिंग हो सकती है। अगर और गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल की मोटिलिटी जैसे हमने कर लिया वो बहुत ज़्यादा स्लो डाउन हो जाती है, उसकी वजह से भी वॉमिट हो सकती है। और हमारे पास आता है कार्डिक स्फिंक्टर्स जो हैं वो रिलैक्स हो जाते हैं। कार्डिक स्फिंक्टर हम कहते हैं कि जहाँ पे ओइसोफेगस जो है वो स्टमक के साथ कनेक्ट होता है, यहाँ पे जो हमारे पास जिस उससे कनेक्ट होता है इस पोर्शन को हम कहते हैं स्फिंक्टर, जो कि स्मूथ मसल बैंड होता है। और इस यहाँ से हमारे पास जो है इस स्फिंक्टर को हम कहते हैं कार्डिक स्फिंक्टर, क्योंकि उसके बाद स्टमक का कार्डिक रीजन स्टार्ट होता है। जैसे कि मैं आपको डायग्रामेटिकली बता रही हूँ, ये ओइसोफेगस है और फिर यहाँ से हमारे पास ये स्टमक स्टार्ट होता है, तो ये वाला जो रीजन है इसे हम कहते हैं कार्डिक स्फिंक्टर। और ये एंजाइटी से भी रिलेट हो सकता है, वॉमिटिंग वगैरह। फिर आता है गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल चेंजेस में, ये हमारे पास सेकंड वाला ही चल रहा है कि हमारे पास आता है कि हमें इंक्रीज एपिटाइट एंड थ्रस्ट, यानी कि भूख लगना और प्यास लगना इंक्रीज हो जाता है। हमें भूख भी ज़्यादा लगती है मदर को, और प्यास भी बहुत ज़्यादा लगती है, ये कॉमन है। फिर आता है हार्ट बर्न और कॉन्स्टिपेशन भी होता है। हार्ट बर्न यानी कि उसका चेस्ट जो है वो जल रहा होता है, वो किस वजह से होता है कि हमारे पास आता है कि एंड कॉन्स्टिपेशन ड्यू टू स्लो मोटिलिटी और इनलार्जिंग यूट्रस जो है उसकी इनलार्जमेंट हो जाती है, बिकॉज वहाँ पे एम्ब्रियो डेवलप्ड हो गया है, फीटस डेवलप्ड हो गया है, उसकी जो टिश्यूज़ होते हैं वो इनलार्ज हो जाते हैं और मोटिलिटी भी स्लो डाउन हो जाती है, न्यूट्री एब्जॉर्प्शन ज़्यादा होती है, जिसकी वजह से कॉन्स्टिपेशन होता है और हार्ट बर्न होती है। कॉन्स्टिपेशन जो है हमारे पास किस वजह की, मोटिलिटी जो है, कंट्रैक्शन और रिलैक्सेशन जो है इंटेस्टाइनल टिश्यूज़ की वो स्लो डाउन हो जाती है, न्यूट्रिएंट एब्जॉर्प्शन ज़्यादा होते हैं, जिसकी वजह से स्टूल्स जो है वो हार्ड हो जाते हैं। और ये ज़्यादातर ये तब होता है कि हमारे पास आता है कि कॉर्पस ल्यूटियम जो होता है फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में, उससे जब हमारे पास प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन रिलीज़ होता है तो यही प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन जो होता है ये मसल को रिलैक्स कर देता है, उसकी मोटिलिटी को स्लो डाउन कर देता है। फिर आता है ब्लड वॉल्यूम चेंज होता है, इंक्रीज टोटल बॉडी वाटर, बॉडी में जितनी अमाउंट ऑफ वाटर है वो इंक्रीज हो जाती है थ्रू आउट प्रेगनेंसी होता है, जिसकी वजह से ब्लड वॉल्यूम चेंज हो जाता है। हमारे पास आता है हीमोडाइल्यूशन और अ फिजियोलॉजिकल एनीमिया, हीमोडाइल्यूशन और फिजियोलॉजिकल एनीमिया होता है। और ये जो हमने ऊपर पढ़ा कि हार्ट बर्न जो है ये एक और वजह से कॉज होता है कि हमारे पास आता है कि इन मसल जो है वो ज़्यादा थे, मतलब कंट्रैक्शन रिलैक्सेशन की बहुत कम होती है, मोटिलिटी स्लो डाउन हो जाती है, जिससे कार्डिक स्फिंक्टर जो है स्टमक का जितना भी एसिड है तो वो जो है वो ओएसोफेगस की तरफ ऊपर की तरफ आता है जब वॉमिटिंग के दौरान होता है, तो जिसकी वजह से उस एसिड की वजह से हमें जो ओएसोफेगस है उसमें क्या होता है कि जो है जो इन्फ्लेमेशन है वो स्टार्ट हो जाती है, जिसे हम हार्ट बर्न का नाम देते हैं। तो वो हमारे पास रिलेटेड है टू कार्डिक रीजन के साथ ही होता है, यानी कि हार्ट के साथ ही है वो रीजन, तो जिसकी वजह से हम कहते हैं कि हमारा दिल जल रहा है, लेकिन असल में वो होता है कि एसिड जो होता है स्टमक का वो एसोफेगस में चला जाता है। हीमोडाइल्यूशन और फिजियोलॉजिकल एनीमिया हम किसे कहते हैं, हीमोडाइल्यूशन जो है हीमोडाइल्यूशन हम बेसिकली कहते हैं कि जब हमारे पास जो हमारे पास ब्लड वॉल्यूम है उसके अंदर जब हमारे पास सेल्स की कंसंट्रेशन और सॉलिड पार्टिकल की जो कंसंट्रेशन है वो कम हो जाती है, और ख़ुद ब खुद हमारे पास जो उसमें वाटर लेवल है और जो फ्लूइड है वो इंक्रीज़ हो जाता है। और फिजियोलॉजिकल एनीमिया यानी कि डिफिशिएंसी ऑफ रेड ब्लड सेल्स जिसमें आ जाती है, डिफिशिएंसी ऑफ ब्लड को हम कहते हैं एनीमिया कहते हैं। और ये किस वजह से होता है कि ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी हमारे पास ब्लड वॉल्यूम चेंज हो जाता है, यानी कि हमारे पास वाटर कंटेंट ज़्यादा हो जाता है, जिसकी वजह से उसमें RBCs जितने भी हमारे पास और पार्टिकल्स हैं प्लेटलेट्स वगैरह, इन सब की कंसंट्रेशन
उस वॉल्यूम के मुकाबले में कम हो जाती है, चाहे वो एमनियोटिक फ्लूइड हो, इंटरस्टिशियल फ्लूइड हो, ये सारे बॉडी में राइज होना स्टार्ट हो जाते हैं। फिर आता है माइनर एडिमा। एडिमा हम कहते हैं एक्यूमुलेशन ऑफ फ्लूइड को, यानी कि किसी बॉडी पार्ट में अगर फ्लूइड जो है वो एक्यूमुलेट हो गया है, मे बी कंसिडर्ड नॉर्मल, इट इज़ नॉट अकम्पनीड बाय हाइपरटेंशन एंड प्रोटीनूरिया। हमारे पास आता है ये नॉर्मल समझा जाता है, तब नॉर्मल होता है कि अगर उसके साथ हाइपरटेंशन ना हो, उस जो मदर है उसे हाइपरटेंशन ना हो, और प्रोटीनूरिया यानी कि हाई प्रोटीन कंटेंट इन यूरिन, यानी कि यूरिन में अगर प्रोटीन्स की कंटेंट ज़्यादा ना हो तो हम कहते हैं कि हाँ ये नॉर्मल है। लेकिन अगर हाइपरटेंशन और प्रोटीनूरिया उसे हो तो ये नॉर्मल नहीं होता। फिर लेकिन कितना वेट गेन होना चाहिए? एवरेज वेट गेन जो है ये हमारे पास 25 to 30 पाउंड्स होता है, यानी कि 11 अगर हम केजी में कन्वर्ट करें तो 11.5 kg to 14.0 kg बनता है। वेट गेन ड्यूरिंग प्रेगनेंसी जो है कंसिस्ट करता है, इसमें हमारे पास आता है जब वेट गेन होता है तो वो किस किस चीज़ का वेट होता है उसमें शामिल होता है। तो हमारे पास आता है कि फीटस का वेट हो गया, और फीटस के एसोसिएटेड जितने टिश्यूज़ है यानी कि प्लेसेंटा, उम्बिलिकल कॉर्ड्स, ये सारे जो हैं इनका हमारे पास वेट हो गया, प्लस द वेट इंक्रीज इन मैटरनल टिश्यूज़, और मैटरनल टिश्यू यानी कि यूट्रस की जो टिश्यूज़ हैं उसमें भी इंक्रीज आती है। तो ये सारे हमारे पास आइडियल वेट गेन इतना हो जाता है। फिर आता है आइडियल वेट गेन में हमारे पास आता है कि रिकमेंडेड जो हमें वेट गेन का कहा गया है इसे हमने 3 कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है, जो कि वुमेन्स प्रेगनेंसी वेट पे डिपेंड, प्री प्रेगनेंसी वेट पे डिपेंड करता है। यानी कि जो रिकमेंडेड हमें आइडियल वेट गेन का कहा है कि फर्स्ट ट्राइमेस्टर में इतना वेट गेन होगा, फिर सेकंड में इतना, और थर्ड में इतना, तो ये 3 डिविजन्स में डिवाइड हो गया है। लेकिन ये वेट गेन जो है ये वुमेन के वेट गेन पे जो उसका प्रेगनेंसी से पहले वेट था उस पर डिपेंड करता है। द वेट कैटेगरी इज़ डिटरमाइंड बाय यूजिंग बॉडी मास इंडेक्स। वेट कैटेगरी हम डिटरमाइन करते हैं BMI से, जिसमें हम वेट और हाइट लेते हैं। रेंज फॉर वुमेन कैरिंग ट्विन, हमारे पास आता है अगर वुमेन जो है अगर वो ट्विन्स कैरी कर रही है, ट्विन फीटस है, तो उसका जो वेट गेन होता है वो 35 to 45 पाउंड्स होता है, जो कि 16 to 20 kg के बराबर होती है। फिर हमारे पास यहाँ पे बॉडी पार्ट्स की डिस्ट्रीब्यूशन की गई है वेट गेन पे प्रेगनेंसी के दौरान, कि कौन कौन से बॉडी पार्ट है उसका कितना कितना वेट गेन होता है। फुल टर्म बेबी जो है उसका वेट गेन 3.42 kg होता है, प्लेसेंटा का 0.62, एमनियोटिक एंड बॉडी फ्लूइड्स का, एमनियोटिक जो है वो फ्लूइड होता है जिसने फीटस को कवर अप किया होता है। फीटस जो है वो जिस फ्लूइड मैं आपको डायग्राम में बता देती हूँ कि एमनियोटिक फ्लूइड हमारे पास आता है कि लाइक दिस इज़ अ यूट्रस, इसके अंदर यहाँ पे हमारे पास जो है ये फीटस है, और इसके इर्द गिर्द जो एक थैला सा होता है जो कि बिल्कुल फ्लूइड सा होता है, इसे हम कहते हैं एमनियोटिक फ्लूइड, जिससे सारी नरिशमेंट ये लेते हैं। और बॉडी फ्लूइड्स होते हैं 0.80 kg इसका वेट होता है, यूट्रस जो होता है 0.89 kg, एंड ब्रेस्ट ये हमारे पास एक उसमें होगा। ये सारे फीटल टिश्यूज़ की जो है इनकी जो वेट गेन हो रहा है वो फीटल टिश्यूज़ का हो रहा है यहाँ तक। फिर आता है कि ब्रेस्ट 0.40, ब्लड वॉल्यूम 1.78, इंटरस्टिशियल बॉडी फ्लूइड 1.20, मैटरनल स्टोरेज फैट जो है 0.66 to 3.18, तो ये मैटरनल टिश्यूज़ हो गए। तो मैटरनल टिश्यूज़ का इतना वेट गेन होता है अगर आप प्लस कर लें, और फीटल टिश्यूज़ का इतना होता है, तो टोटल वेट गेन जो होता है नॉर्मल हमारे पास 10.71 to 12.5 तक होगा। फिर आता है कि जो हमें रिकमेंड किया गया है टोटल वेट गेन के रेंजेस प्रेगनेंसी के दौरान, तो प्री प्रेगनेंसी का तो हमारे पास आता है कि जैसे हमने ऊपर पढ़ा कि ये जो वुमेन है उसके प्रेगनेंसी से पहले के वेट और हाइट पे डिपेंड करता है, उसके पहले BMI बॉडी मास इंडेक्स पे डिपेंड करता है, और हमारे पास जो रिकमेंडेड दिया गया है। फिर तो हमारे पास आता है कि जितना BMI जो है वो कम होगा किसी वुमेन का, उतना ही उसकी प्रेगनेंसी के दौरान जो वेट गेन होगा वो ज़्यादा होगा। यानी कि BMI कम होगा तो वेट गेन ज़्यादा होगा, BMI ज़्यादा होगा तो वेट गेन कम होगा। जैसे कि अगर BMI जो है वो 19.8 से कम है, लो BMI है, तो हमारे पास आता है उसका वेट गेन पाउंड्स में 28 to 40 पाउंड्स होगा, और केजी में 12.5 to 18 kg होगा।
अगर नॉर्मल BMI है 19.8 से लेकर 26 तक, नॉर्मल रेंज ज़्यादातर हमें 18 to 24 दी जाती है, यहाँ पे 19.8 to 26 दी गई है। उसका वेट गेन 25 to 35 होगा और 11.5 to 16 kg। हाई BMI होगा 26 से 29 तक, तो 15 to 25 पाउंड्स ये वेट गेन होगा और kg में 7 to 11.5। ओबीस पेशेंट होगी, BMI ग्रेटर देन 29 होगा, तो वेट गेन जो है वो लेस देन 15 होगा और kgs में लेस देन 7 kg। हमारे पास आता है, जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं कि जो हमारे पास इसका BMI इंक्रीज़ होता जा रहा है, उसी तरह हमारे पास इसका वेट गेन जो है वो कम होता जा रहा है। फिर आता है न्यूट्रिएंट रिक्वायरमेंट ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। प्रेगनेंसी के दौरान हमें कौन कौन सी न्यूट्रिएंट्स की कितनी मिकदार में ज़रूरत होती है, रिक्वायर्ड होती है। एक्चुअल रिक्वायरमेंट जो है ड्यूरिंग प्रेगनेंसी के दौरान, ये हमारी प्रीवियस जो मदर की प्रीवियस न्यूट्रिशनल स्टेटस है उस पर डिपेंड करती है। उसकी प्रीवियस न्यूट्रिशनल स्टेटस को हम देखेंगे तभी हम आगे उसे रिकमेंड कर पाएंगे कि अब उन्हें कितने कितने न्यूट्रिएंट्स की कितनी अमाउंट में ज़रूरत है। इसमें हम उनकी पेशेंट की प्रीवियस न्यूट्रिशन हेल्थ हिस्ट्री लेते हैं और उसे हम क्रॉनिक इलनेस के बारे में पूछते हैं कि उन्हें पहले ऐसी कोई बड़ी बीमारी तो नहीं थी। मल्टीपल प्रेगनेंसीज के बारे में पूछते हैं कि पहले उनकी वो कंसेप्ट कर चुकी है या फिर उनके बच्चे वगैरह हैं या नहीं है, और फिर अगर है तो फिर हम पूछेंगे कि आपकी जो प्रेगनेंसीज थी उनके दरमियान का गैप कितना था। फिर आता है कि इन अ प्रेग्नेंट वुमेन में हमारे पास आता है कि जब एक न्यूट्रिएंट की रिक्वायरमेंट होती है तो इससे हमारे पास आता है कि द रिक्वायरमेंट फॉर वन न्यूट्रिएंट में बी अल्टर्ड बाय द इनटेक ऑफ अनदर। यानी कि एक न्यूट्रिएंट की रिक्वायरमेंट चेंज होती है जब हम दूसरा न्यूट्रिएंट लेते हैं। यानी कि जब हम न्यूट्रिएंट्स लेते हैं तो उससे हमारे पास आता है कि न्यूट्रिएंट्स की रिक्वायरमेंट चेंज होती रहती है। यानी कि किसी की हमें ज़्यादा ज़रूरत होती है, फिर किसी की कम ज़रूरत होती है, कि जिसकी डिफिशियंसी होती है हमें वही न्यूट्रिएंट ज़्यादा मिकदार में ज़रूरत होती है उसकी। जैसे कि अब हमारे पास आता है कि कोई वुमेन है, प्रेग्नेंट वुमेन है, और उसे जितनी कैलोरीज़ की ज़रूरत है उसकी वो रिक्वायरमेंट पूरी नहीं हो रही है, तो फिर उसको ना चाहिए कि वो हायर अमाउंट ऑफ प्रोटीन्स ले ताकि उसे कैलोरीज मिले, हायर अमाउंट ऑफ लिपिड्स ले या कार्बोहाइड्रेट्स ले, जिससे उसकी उतनी कैलोरी अमाउंट जो है वो उसे मिल सके। और कैलोरी जो है बेसिकली कैलोरी वो यूनिट है हमारे पास हीट एनर्जी का कि जिससे हमारे पास आता है कि हमारी बॉडी को के फंक्शन परफॉर्म करने के लिए हमें जो एनर्जी फूड से रिक्वायर्ड होती है, जो हम फूड से लेते हैं, उस यूनिट को हम कैलोरी कहते हैं। और एक कैलोरी जो है वो हमें कितनी एनर्जी देती है, 4.18 जूल हमें एनर्जी देती है 1 कैलोरी। ओके, फिर आता है कि न्यूट्रिएंट्स नीड आर नॉट, हमारे पास आता है कि प्रेगनेंसी के कोर्स के दौरान हमें जितनी भी न्यूट्रिएंट्स की ज़रूरत होती है तो वो ओवरऑल द ऑल 9 जो 3 ट्राइमेस्टर है उसमें कांस्टेंट नहीं रहती बल्कि चेंज होती रहती है। न्यूट्रिएंट नीड्स हमारे पास चेंज हो रही है। फर्स्ट ट्राइमेस्टर में हमें इतने मतलब जो है जितनी न्यूट्रिएंट्स की ज़रूरत होती है, फिर दूसरे ट्राइमेस्टर में उससे ज़्यादा की ज़रूरत होती है, थर्ड में उससे ज़्यादा की ज़रूरत होती है, एंड फर्दर लैक्टेशन पीरियड में भी हमें न्यूट्रिएंट्स की ज़रूरत होती है। फिर आता है कि इसके लिए हमने एक फूड गाइड पायरामिड बनाया होता है, जो कि एज अ नर्स आपने जो है वो बताना होता है एक प्रेग्नेंट वुमेन को बताना होता है कि उसमें से वो आप जितनी भी फूड चॉइसेस हैं वो सिलेक्ट कर सकती हैं या अपनी डाइट को बैलेंस बनाने के लिए, अपनी न्यूट्रिएंट्स कैलोरीज को बैलेंस्ड करने के लिए। फिर आता है कि कैलोरीज क्या है। कैलोरीज जो होती है हमारे पास आता है कि प्रेगनेंसी के दौरान हमारे पास 300 कैलोरीज जो है उसकी नीड इंक्रीज़ हो जाती है। यानी कि हमें अपनी नॉर्मल जो हमें ज़रूरत होती है उससे हमें 300 ज़्यादा की ज़रूरत होती है, फिर वो एक्स्ट्रा हमें चाहिए होती है, जो कि 15% होता है ऑफ द नॉर्मल जो कैलोरीज हमें ज़रूरत होती है उससे। फिर आता है इंक्रीज़, ये हमारे पास MCQs में आ सकता है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, 315%। ओके, फिर आता है कि इंक्रीज नीड फॉर, हमारे पास आता है कि कैलोरीज, द इंक्रीज नीड फॉर कैलोरीज डजंट अकर अंडर द बिगिनिंग ऑफ द सेकेंड ट्राइमेस्टर। हमारे पास आता है कि कैलोरीज जो है इसकी नीड कब इंक्रीज होना स्टार्ट होती है,
जब हमारे पास सेकंड ट्राइमेस्टर जो है उसकी बिगनिंग स्टार्ट होती है, तब हमारे पास कैलोरीज की इनटेक जो है वो इंक्रीज़ होना स्टार्ट हो जाती है। फिर आता है कि एनर्जी रिक्वायरमेंट ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। प्रेगनेंसी के दौरान हमें कितनी एनर्जी की ज़रूरत होती है, एडिशनल एनर्जी कितनी ज़रूरत होती है। एडिशनल हमारे पास 300 किलो कैलोरी जो है हमें रिक्वायर्ड होते हैं एक्स्ट्रा। तो हमारे पास आता है, इसमें भी फिर आते हैं कि कुछ वुमेन्स जो होती है, या कि हमारे ग्रुप बताए हुए हैं कि कुछ सेडेंटरी वर्कर्स होती हैं, यानी कि वो काम नहीं करती इतना। कुछ मॉडरेट वर्कर्स होती हैं, यानी कि घर के काम काज कर लेते हैं। कुछ हैवी वर्कर्स होती हैं, यानी कि जो कि हमारे पास देहातों में होता है कि खेती बाड़ी वगैरह करते हैं और सेवियर हार्ड वर्क करते हैं। तो इसके मुताबिक हमें जो है न्यूट्रिएंट्स की ज़रूरत होती है, कैलोरीज की ज़रूरत होती है। अभी सेडेंटरी वर्कर है तो उन्हें नॉर्मली 1875 कैलोरीज की ज़रूरत होती है, कैलोरीज की ज़रूरत होती है। तो अब एडिशनली अगर वो कंसीव कर रही है तो उन्हें 300 एक्स्ट्रा की ज़रूरत होती है, टोटल 2175 बन जाती है। दिस इज़ द इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स, ये आपको याद करने हैं फॉर MCQs। फिर मॉडरेट वर्कर्स जो थे उन्हें नॉर्मली अपने डेली रूटीन के लिए 2225 किलो कैलोरीज की ज़रूरत होती है, प्लस अगर वो कंसीव करें या 300 डाल दें तो 2525 बन जाते हैं। फिर हैवी वर्कर्स जो हैं, जो कि खेतों वगैरह में काम करते हैं, सेवियर वर्कर होते हैं, उन्हें नॉर्मली 2925 किलो कैलोरीज की ज़रूरत होती है। अगर वो कंसीव करें 300 आप एक्स्ट्रा डाल दें तो हमारे पास हो जाएगा 3225। फिर आता है कि कैलोरीज नीड्स इंक्रीज बिकॉज ऑफ, किस वजह से हमें ज़्यादा कैलोरीज की ज़रूरत होती है, इसकी नीड इंक्रीज क्यों होती है। तो हमारे पास आता है कि क्योंकि हमारा प्रेगनेंसी के दौरान जो है मेटर्नल का मैसल मेटाबॉलिक रेट इंक्रीज हो जाता है, जैसे कि हमने ऊपर पढ़ा था। इस वजह से कैलोरीज की इंटेक भी ज़्यादा हो जाती है और वेट गेन होता है। फीटल के टिश्यूज़ होते हैं, उनके अपने टिश्यूज़ जो होते हैं, ब्रेस्ट और यूट्रस के जो टिश्यूज़ होते हैं वो भी इनलार्ज होना स्टार्ट हो जाते हैं, जिसकी वजह से, जिसकी एक्टिविटी की वजह से, जिसके फिर उसकी एक्टिविटी भी ज़्यादा हो जाती है। और फिर हमारे पास आता है कि वेट गेन होता है, तो हर एक सेल तक एनर्जी की ज़रूरत होती है, तो इसीलिए हमारे पास कैलोरीज की रिक्वायरमेंट जो है वो इंक्रीज़ हो जाती है। फिर आता है कि यूज़ करते हैं एडिशनल कैलोरीज टू स्टोर एनर्जी। फिर हमारे पास आता है कि जब डिलीवरी हो जाती है तो उसके बाद जो हमारे पास एडिशनल हमने न्यूट्रिशन ली होती है, कैलोरीज होती है, वो स्टोर हो जाती है, जो कि फिर आफ्टर द डिलीवरी लैक्टेशन की प्रिपरेशन के लिए काम आती है। फिर आता है कि प्रोटीन्स। अब वन बाय वन हम हर एक न्यूट्रिएंट जो है उसके बारे में पढ़ेंगे कि वो कितनी अमाउंट में एक प्रेग्नेंट वुमेन को ज़रूरत होती है, जो कि एज ए नर्स आप उसे प्रिस्क्राइब करते हैं, आप उसे एडवाइस करते हैं। फिर आता है द RDA फॉर प्रोटीन इंक्रीज बाय 10 ग्राम। हमारे पास आता है RDA, हम कहते हैं रिकमेंडेड डेली अलाउंस, यानी कि डेली जो आप रिकमेंड करते हैं कि आपको कितनी इस न्यूट्रिएंट की डेली फंक्शन परफॉर्म करने के लिए आपको कितनी इस प्रोटीन्स की ज़रूरत है, जिसे हम RDA कहते हैं। तो 10 ग्राम ये इंक्रीज हो जाता है फॉर अ प्रेग्नेंट वुमेन के लिए। और हमारे पास आता है कि एज जो है 25, अगर उसकी एज 25 है या 25 से ज़्यादा है तब 10 ग्राम इंक्रीज होगी, उसकी अमाउंट में, प्रोटीन्स की अमाउंट में इंक्रीज होगा। प्रोटीन नीड्स जो है ये इंक्रीज होती है किस लिए, तो हमारे पास आता है कि जब फीटल जो है वो ग्रो करता है, उसकी ग्रोथ होती है और थ्रू आउट द ट्राइमेस्टर उसकी ग्रोथ होती है, उसकी डेवलपमेंट होती है। उसकी बॉडी की डेवलपमेंट के लिए हमें प्रोटीन्स की ज़रूरत होती है, क्योंकि मसल जो होती हैं ये सारे हमारे पास आते हैं, इसके लिए प्रोटीन्स की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। और फिर आता है कि प्लेसेंटा की फॉर्मेशन और एमनियोटिक फ्लूइड जो होते हैं ये भी हमारे पास प्रोटीन से बने होते हैं, इसकी फॉर्मेशन के लिए भी ज़रूरत होती है। और मेटर्नल टिश्यूज़ की ग्रोथ के लिए और एक्सपेंडेड ब्लड वॉल्यूम के लिए, यानी कि ब्लड वॉल्यूम को इंक्रीज़ करने के लिए भी प्रोटीन्स की ज़रूरत होती है। फिर आता है कि वुमेन हु फेल टू कंज्यूम एडिक्वेट प्रोटीन मे बी एट इंक्रीज रिस्क फॉर, अगर वो वुमेन्स हैं जिन्हें अपनी रिक्वायर्ड, जितनी उन्हें प्रोटीन्स की ज़रूरत है उतनी अमाउंट में उन्हें नहीं मिल रही, तो उन्हें कौन कौन सी चीज़ों का ख़तरा हो सकता है। हमारे पास फर्स्ट आता है डेवलपमेंट ऑफ टॉक्सीमिया, यानी कि
डेवलपमेंट ऑफ टॉक्सीमिया हमारे पास आता है। टॉक्सीमिया जो है हम कहते हैं कि जब हमारे पास ब्लड में कोई इन्फेक्शन हो जाए किसी बैक्टीरिया माइक्रो ऑर्गेनिज्म की वजह से, तो वो आसानी से हो सकता है अगर प्रोटीन्स ना हो। प्रोटीन्स की जो एडिक्वेट अमाउंट है वो हम नहीं ले रहे हैं, तो टॉक्सीमिया हो सकता है। एनीमिया हो सकता है, डिफिशियंसी ऑफ ब्लड हो सकती है। पुअर यूट्रीन मसल टोन हो सकता है, यानी कि यूट्रस के जो मसल हैं उनकी जो रेगुलर जो मसल कंट्रैक्शन रिलैक्सेशन है वो सही से नहीं होगी। एबॉर्शन हो सकता है, प्रीमेच्योर डिलीवरी हो सकती है, मिसकैरेज हो सकता है। डिक्रीज रेजिस्टेंस टू इन्फेक्शन, हमारे पास आता है कि इन्फेक्शन से लड़ने की जो हमारी इम्यूनिटी है वो कम हो सकती है। शॉर्टर लाइटर इन्फेंट विद लो एपगर स्कोर, जो हमारा इन्फेंट बेबी होगा वो बहुत ज़्यादा छोटा भी होगा और लाइटर वेट का होगा, यानी कि उसका नॉर्मली जितना वेट होना चाहिए उतना नहीं होगा, विद लो एपगर स्कोर। एपगर स्कोर के बारे में मैं आपको बताना चाहूँगी कि बेसिकली एपगर स्कोर जो होता क्या है, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, इसके बारे में आपको थोड़ी डिटेल पता होनी चाहिए कि ये एक टेस्ट होता है जो कि बेसिकली जैसे ही बर्थ हो जाती है बेबी की उसके बाद ये टेस्ट उसे रिकमेंड किया जाता है। जैसे ही डिलीवरी हो जाती है उसके 1 मिनट बाद उसका ये टेस्ट करवाया जाता है और फिर 5 मिनट्स बाद वापस उसका ये टेस्ट किया जाता है। और ये टेस्ट होता क्यों है कि हमारे पास आता है कि ये एक इंडेक्स होता है इसका, जिसमें हम बेबी जो है उसकी कंडीशन को इवेलुएट करते हैं, देखते हैं कि जो बेबी जो है वो पैदा हुआ है, उसकी बर्थ हुई है, तो उसके जितने भी फिजियोलॉजिकल फंक्शंस हैं बॉडी के अंदर वो सही से परफॉर्म हो रहे हैं कि नहीं हो रहे। इसमें बेसिकली हम 5 चीज़ें बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट देखते हैं, जिसमें से हमारे पास आता है कि हार्ट बीट हम देखते हैं कि नॉर्मली जितनी एक बोर्न बेबी चाइल्ड जो है उसकी जितनी हार्ट बीट होनी चाहिए उतना है या नहीं है, हार्ट रेट कितना है वो हम देखते हैं। उसका स्टिमुलेशन देखते हैं कि वो अपने पाँव हिला पा रहा है या नहीं सही से। उसका रिस्पायरेशन रेट देखते हैं, यानी कि उसकी रिस्पायरेशन जो है वो कितनी है, कितने ब्रीथ्स ले रहा है पर मिनट, तो वो हमारे पास 10 जो है जो न्यू बेबी बोर्न चाइल्ड होते हैं उनका 10 जो है ये परफेक्ट स्कोर होता है। तो इन सारी चीज़ों को हम एवेलुएट करते हैं, ये टेस्ट परफॉर्म करते हैं, दिस इज़ कॉल्ड एपगर स्कोर्स। इसके स्कोर्स जो होते हैं वो एक इंडेक्स के तौर पे दिए होते हैं और उसके मुताबिक हम नॉर्मली उसके साथ चेक करते हैं। सो दिस इज़ कॉल्ड एपगर स्कोर। होप सो आपको इसकी थोड़ी बहुत तो समझ आ ही गई होगी। फिर आता है फॉलिक एसिड की क्यों ज़रूरत होती है। हमारे पास आता है कि यूएसए में जो मेडिसिन की इंस्टीट्यूट है उन्होंने जो फॉलिक एसिड रिकमेंड किया है कि इनकी ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी इसका जो इनटेक है वो इंक्रीज़ हो जाता है टू 600 माइक्रोग्राम डेली ऑन प्रेगनेंसी इसका हर डेली बेसिस पे 600 माइक्रोग्राम जो है वो इंक्रीज होता है। फिर आता है कि फॉलिक यानी कि ये बात नहीं है, ये मैं आपको फिर से रिपीट करा दूं कि मतलब जब प्रेगनेंसी जो है वो कंफर्म्ड हो जाती है कि हाँ ये कंसीव कर रही हैं, तो उसकी जो है फॉलिक एसिड की इनटेक जो है उसमें हम 600 माइक्रोग्राम इंक्रीज कर देंगे। फिर आता है कि फॉलिक एसिड इम्पॉर्टेंट क्यों है प्रेगनेंसी के दौरान। हमारे पास आता है कि वो वुमेन्स जिनको एडिक्वेट अमाउंट में फॉलिक एसिड मिल रहा था बिफोर कंसेप्शन के, अभी जब उन्होंने कंसीव नहीं किया था उससे पहले, एंड थ्रू आउट द फर्स्ट मंथ ऑफ प्रेगनेंसी, और जब प्रेगनेंसी हो गई कंसीव हो गया और फर्स्ट मंथ तक आपको सही अमाउंट में फॉलिक एसिड मिल रहा है, तो इसका क्या फ़ायदा होता है, क्या इंपॉर्टेंस है कि इससे क्या होता है कि बेबी का जो न्यूरल डिफेक्ट प्रॉब्लम्स होते हैं वो कभी भी नहीं आएंगे बेबी में। आपका जो इन्फेंट है, आपका जो न्यू बोर्न चाइल्ड, उसमें कभी भी न्यूरल ट्यूब इन्फेक्शंस डिफेक्ट जो हैं वो नहीं होंगे। हमारे पास आता है कि जो न्यू बोर्न चाइल्ड होता है, जो इन्फेंट एम्ब्रियो होता है, उसमें सबसे पहले न्यूरल ट्यूब बनती है। न्यूरल ट्यूब बेसिकली स्पाइनल कॉर्ड और ब्रेन बनाती है। स्पिना बायोफिडा और एनेन्सेफेली जो है ये हमारे पास डिफेक्ट्स हैं न्यूरल ट्यूब के। स्पिना बायोफिडा हम कहते हैं कि जब स्पाइनल कॉर्ड में डिफेक्ट होता है, और एनेन्सेफेली हम कहते हैं कि जब उसके ब्रेन का कोई पोर्शन जो है वो सही से डेवलप नहीं हो पाता, दिस इज कॉल्ड एनेन्सेफेली।
फिर आता है कि फॉलिक एसिड के कौन कौन से रिच सोर्सेज हैं। तो फॉलिक एसिड प्रेजेंट होता है एज अ फोलेट, तो ऑरेंज जूसेस में, जितने भी सिट्रस फ्रूट होते हैं उनके जूसेस में प्रेजेंट होता है। ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स जो होते हैं जैसे कि स्पेनिच वगैरह, ड्राइड पीस और बीन्स में प्रेजेंट होते हैं, ब्रोकोली में, जितने भी होल ग्रेन प्रोडक्ट्स जो गंदम से बनी हुई चीज़ें होती हैं उन सब में फॉलिक एसिड प्रेजेंट होता है। फिर आता है सिंथेटिक फॉलिक एसिड जो होता है, ये हमारे पास मल्टी वाइटामिन्स जो हमारे पास सप्लीमेंट्स होते हैं उसमें होता है। फोर्टिफाइड ब्रेकफास्ट सीरियल्स में होते हैं। इनरिच ग्रेन प्रोडक्ट्स, यानी कि जो ग्रेन से बने प्रोडक्ट्स होते हैं उस सब में फॉलिक एसिड जो है वो होता है। मीन्स बी वाइटामिन जो है इसका क्या रोल होता है ड्यूरिंग द रिक्वायरमेंट, इसकी कितनी इंक्रीज़ होती है और क्यों, किस वजह से और किस चीज़ की इसका इम्पोर्टेंस क्या है। तो हमारे पास आता है कि विटामिन B6 जो है इसकी रिक्वायरमेंट जो है वो इंक्रीज़ हो जाती है ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी। और ये हमारे पास आता है कि ये हमारे पास किस वजह से होता है, इस प्रोपोर्शनल इंक्रीज इन प्रोटीन बिकॉज इट इज़ इन्वॉल्व इन प्रोटीन मेटाबॉलिज्म। विटामिन B6 जो है इसकी रिक्वायरमेंट इंक्रीज़ हो जाती है, क्योंकि अगर प्रोटीन्स की रिक्वायरमेंट इंक्रीज़ हो जाती है तो विटामिन B6 की रिक्वायरमेंट भी इंक्रीज़ होगी, बिकॉज विटामिन B6 जो है वो प्रोटीन की मेटाबॉलिज्म में हेल्प करता है। फिर आता है कि इन्वॉल्व होता है विटामिन B12 जो होता है, ये नेसेसरी होता है, बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है फोलेट की, फोलिक एसिड की मेटाबॉलिज्म के लिए। और जब हमारे पास आता है कि स्लाइटली इंक्रीज इन इंटेक इसका हमारे पास आता है, इसीलिए B6-12 जो विटामिन B12 जो है इसकी रिक्वायरमेंट जो है वो थोड़ी सी इंक्रीज़ हो जाती है फोलिक एसिड की मेटाबॉलिज्म के लिए। फिर आता है कि कैल्शियम की क्या रिक्वायरमेंट्स है। हमारे पास आता है कि कैल्शियम जो है फॉर प्रेग्नेंट वुमेन के लिए अगर वो 19 ईयर्स एज की है और या फिर ओल्डर है तो उसके लिए 1000 मिलीग्राम जो है कैल्शियम की रिक्वायरमेंट इंक्रीज़ हो जाएगी। द रीज़न वाई द aluminium is not higher for pregnant women compared with non-pregnant women is that calcium absorption more than double early in pregnancy। एलुमिनियम और कैल्शियम की रिक्वायरमेंट जो है फॉर प्रेग्नेंट वुमेन के लिए वो 19 ईयर्स एज की होगी या उससे ओल्डर है तो 1000 मिलीग्राम होती है। और हमारे पास आता है इसका रीज़न एक है कि हमारे पास आता है कि एलुमिनियम जो होता है इसकी रिक्वायरमेंट प्रेग्नेंट वुमेन में इतनी ज़्यादा नहीं होती एज़ कम्पेयर टू नॉन प्रेग्नेंट वुमेन के, बिकॉज क्योंकि प्रेग्नेंट वुमेन में कैल्शियम जो है वो अर्ली ही स्टेज में प्रेगनेंसी के बहुत ज़्यादा उसकी एब्जॉर्प्शन जो है वो डबल हो जाती है, जिसकी वजह से फिर हमें एलुमिनियम की इतनी ज़रूरत नहीं होती। फिर आता है आयरन। डेली सप्लीमेंट जो है ऑफ 30 मिलीग्राम ऑफ फेरस आयरन जो है ये रिकमेंड किया जाता है जितनी भी वुमेंस होती हैं उनके सेकेंड और थर्ड ट्राइमेस्टर के दौरान 30 मिलीग्राम आयरन उन्हें उनकी सप्लीमेंट की ज़रूरत होती है। और ये आयरन जो है ये हम मील्स में भी ले सकते हैं, बेड टाइम में भी ले सकते हैं, एम्प्टी स्टमक में भी ले सकते हैं, ताकि हमारे पास आता है कि उसकी एब्जॉर्प्शन जो है आयरन की एब्जॉर्प्शन सबसे ज़्यादा से ज़्यादा हो। फिर आता है कि इम्पॉर्टेंस क्या है आयरन की ड्यूरिंग प्रेगनेंसी के दौरान। इससे हमारे पास क्या होता है कि ब्लड वॉल्यूम जो है वो इंक्रीज़ हो जाता है, मैटरनल ब्लड वॉल्यूम इंक्रीज़ होता है। आयरन जो होता है ये फीटल के लिवर में स्टोरेज के लिए भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है जिससे हमारे पास आता है विच विल सस्टेन द इन्फेंट फॉर द फर्स्ट 4 and 6 months ऑफ लाइफ, जिसमें हमारे पास आता है कि आयरन जो है वो फीटल के लिवर में स्टोरेज के लिए भी बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है और वो प्रोवाइड होना चाहिए उतना अमाउंट ऑफ आयरन कि उसके लिवर में स्टोरेज हो सके, क्योंकि आफ्टर द बर्थ उसके 4 to 6 मंथ जो है लाइफ के वो उसी आयरन पे कंसर्न होते हैं, उसी की वजह से वो सस्टेन कर पाता है। द एडवाइस शुड बी गिवन टू अ प्रेग्नेंट वुमेन कंसर्निंग हर न्यूट्रिशन। हम कौन कौन सी एडवाइसेस देंगे प्रेग्नेंट वुमेन को उसकी न्यूट्रिशन के बारे में, उसे कितनी न्यूट्रिशन की ज़रूरत है, कितनी मिकदार में ज़रूरत है, तो वो एडवाइसेस हम किस तरह देंगे कि हमारे पास आता है ईट इन मॉडरेशन, यानी कि आप मॉडरेटली खाएं, एक ही वक्त में इतना ज़्यादा ना खाएं, मतलब गैप देकर 2-3 घंटे बाद आप खाएं, लेकिन इतना ज़्यादा एक वक्त पे ना खाएं, बिकॉज उससे वॉमिटिंग के चांसेस हो सकते हैं और जितने भी आपने फूड्स अपने न्यूट्रिएंट्स खाए हैं वो वापस जो है वॉमिट होके आ जाएंगे, तो उसका खाने का कोई फ़ायदा नहीं हुआ। एम फॉर बैलेंस, और उनका एम बनाए कि आपने बैलेंस डाइट लेनी है, हर एक न्यूट्रिएंट अपनी मिकदार में लेना है।
कोई भी न्यूट्रिएंट इतना ज़्यादा या इतना कम नहीं होगा। अगर आप न्यूट्रिएंट अपनी लेवल से ज़्यादा लेंगे तब भी मैल न्यूट्रिशन कॉज होगा, अगर आप न्यूट्रिएंट अपनी मिकदार से कम लेंगे तब भी मैल न्यूट्रिशन कॉज होता है, दोनों सूरतों में, ज़्यादा लेने से भी कम लेने से भी। ईट 3 मील्स डेली +2 और 3 स्नैक्स। हमारे पास आता है कि दिन में 3 टाइम का खाना खाएं और इनके दरमियान के गैप में 3 टाइम के आप हल्का फुल्का स्नैक्स ले लें। ड्रिंक एडिक्वेट फ्लूइड, ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो फ्लूइड इनटेक करें। फिर आता है कि डू नॉट रिस्ट्रिक्ट सॉल्ट इनटेक। सॉल्ट इनटेक जो है उसे रिस्ट्रिक्ट ना करें, जितना आप नॉर्मली खा रहे थे उतना ही ले, मॉडरेट। और हमारे पास आता है कैफ़ीन की कंजप्शन जो है उसे बिल्कुल मॉडरेट कर लें, या फिर आप बिल्कुल ही वो जो है वो रिमूव कर सकते हैं, हटा सकते हैं, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट कर सकती है। क्योंकि हमारे पास आता है कि कैफ़ीन की कंजप्शन से क्या होता है कि आयरन जो है उसकी एब्जॉर्प्शन जो है बहुत ज़्यादा स्लो डाउन हो जाती है। फिर आता है कि अगर आप आर्टिफिशियल स्वीटनर जो है वो यूज़ कर रहे हैं तो आप उसे दरमियानी मिकदार में यूज़ करें, जुडिशली यूज़ करें, इंसाफ के साथ। फिर आता है कि बी अवेयर ऑफ फूड बोर्न रिस्क ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। और आपको पता होना चाहिए कि अगर आप न्यूट्रिशन डाइट नहीं लेंगे ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी, बैलेंस डाइट नहीं लेंगे, तो उससे क्या क्या रिस्क फैक्टर्स हो सकते हैं, क्या क्या डिसऑर्डर कॉज हो सकते हैं, मैटरनल को भी एंड फीटस को भी। फिर आता है कि यहाँ पे हमारे पास डेली फूड गाइड जो है फॉर प्रेगनेंसी के लिए और ब्रेस्ट फीडिंग के लिए हमें दिया गया है कि कौन कौन से फूड ग्रुप्स हैं एडल्ट वुमेन में, उन्हें आमतौर पे जो वुमेन्स होती हैं उन्हें कितनी ज़रूरत होती है, एडोलिसेंट पे जब वो प्री मेच्योर हो जाती है यानी कि प्रेग्नेंट हो जाती हैं तो उस तब कितनी ज़रूरत होती है, और फिर ब्रेस्ट फीडिंग वुमेन जो है उनमें कितनी ज़रूरत होती है। तो पहला जो ग्रुप आता है हमारे पास मिल्क, योगर्ट और चीज़ का आता है। तो हमारे पास आता है कि एडल्ट जो वुमेन होती है नॉट कंसीविंग, तो 3 to 4 सर्विंग्स ज़रूरत होती है। एडोलिसेंट्स जो होती हैं उन्हें 4 to 5 सर्विंग्स, वुमेन जो है उन्हें 4 to 5 सर्विंग्स की ज़रूरत होती है। मीट एंड मीट सब्सिट्यूट जितने भी फ़िश, मीट, चिकन्स वगैरह हैं, ये सारा जो है 5 to 6 ओज़ की ज़रूरत होती है, 6 to 7 ओज़। एंड ब्रेस्ट फीडिंग वुमेन में भी 6 ओज़ जो है हम आउंस को कहते हैं। फ्रूट्स जो होते हैं 2 to 4 सर्विंग्स की ज़रूरत होती है एडल्ट में, और एडोलेसेंट में 2 to 4 सर्विंग्स की ज़रूरत होती है। ये हमारे पास तीनों में बराबर है। विटामिन सी रिच जो है वो भी हमारे पास आता है कि एडल्ट वुमेन में और एडोलेसेंट में बराबर है 1 to 2 सर्विंग्स, और ब्रेस्ट फीडिंग में 2 सर्विंग। वेजिटेबल्स 3 to 5 सर्विंग तीनों में, और विटामिन ए रिच जो है वो हर एक में 1 सर्विंग, और ब्रेड सीरियल्स और राइस पास्ता वगैरह जो है ग्रेट प्रोडक्ट्स जो है 6 to 11 सर्विंग्स तीनों में। फैट, ऑयल और स्वीट जो होती हैं जितनी हमारी नीड होती है कैलोरीज की उतनी की ज़रूरत होती है। वो डिपेंड करता है हमारे बॉडी के स्टेटस पे, हमारे न्यूट्रिशन स्टेटस पे डिपेंड करता है। एडल्ट वुमेन, एडोलेसेंट और ब्रेस्ट फीडिंग वुमेन की आपको समझ आ गई कि एडल्ट वुमेन जो हमारे पास नॉर्मली वुमेन्स होती हैं एट द एज ऑफ मतलब बिफोर कंसीविंग हमें इतनी ज़रूरत होती है। एडोलेसेंट हम कहते हैं प्री मेच्योरिंग को, जब कंसीव कर लेती हैं, प्रेग्नेंट हो जाती हैं, और ब्रेस्ट फीडिंग जब उन लैक्टेशन पीरियड स्टार्ट होता है तब। इनसे आता है कि वो वुमेन्स प्रेगनेंसी के दौरान हमें किन सप्लीमेंट्स का, किन वुमेन्स में हम ज़्यादा जो है वो शो करते हैं कि इनको ज़्यादा ज़रूरत होती है या इन्हें ज़्यादा ख्याल रखना चाहिए। तो ड्रग एब्यूज़र्स जो होते हैं, फीमेल्स होती हैं, यहाँ पे तो ज़्यादा नहीं होती, फ़ॉरेन में बहुत ज़्यादा होती है, तो उनके लिए बहुत ज़्यादा है कि वो इसकी तरफ तवज्जो दें। और जिन जो कि कैरी कर रहे हैं, ट्विन बेबी कैरी कर रहे हैं, उनको भी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। और वो वुमेन्स जो कि एडिक्वेट डाइट जो है वो कंज्यूम नहीं कर पा रही हैं, कि उन्हें न्यूट्रिशनल एडवाइस दी भी गई है, उन्हें न्यूट्रिशन काउंसलिंग भी दी है, उसके बावजूद भी वो एडिक्वेट डाइट यूज़ नहीं कर रही है, उनके लिए बहुत ज़्यादा इसकी इंडिकेशन दी गई है, शो अप किया गया है कि वो यूज़ करें। फिर आता है वेट गेन ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। हमारे पास आता है कि वेट गेन जो है एक नेचुरल फिनोमेना है ड्यूरिंग प्रेगनेंसी के दौरान। यूट्रस का वेट भी होता है, प्लेसेंटा का भी होता है, ब्रेस्ट का भी होता है, ब्लड वॉल्यूम भी इंक्रीज़ हो जाता है, बॉडी फ्लूइड और फैट भी इंक्रीज़ हो जाते हैं। एवरेज वेट गेन जो होता है 25 to 35 पाउंड्स होते हैं। टीन प्रेग्नेंट गेन्स करती हैं मोर वेट देन मेच्योर वुमेन। हमारे पास आता है कि जिनकी शादी कम उम्र में हो जाती है उनका वेट गेन ड्यूरिंग प्रेगनेंसी बहुत ज़्यादा होता है एज़ कम्पेयर टू जिनकी मेच्योरेशन में हुई होती है। फिर आता है रिकमेंडेड वेट गेन। हमारे पास क्या दिया गया है कि जो वुमेन्स
हमारे पास आता है BMI वेट की केजी हमारे पास दिया गया है कि अंडर वेट जो होती हैं BMI वैल्यू उनका क्या होगा, उनका वेट गेन ड्यूरिंग प्रेगनेंसी क्या होगा केजीज़ में एंड पाउंड्स में। अंडर वेट वुमेन्स जो होती हैं उनका BMI लेस देन 18.5 होता है, तो वेट गेन केजीज़ में 12.7 to 18 होगा और पाउंड्स में 28 to 40 पाउंड्स। नॉर्मल वेट जो होता है जिनका BMI नॉर्मल होता है 19 to 24.9 तक होता है, वेट गेन उनका 11.3 to 15.8 kg होगा ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। वेट गेन इन पाउंड्स जो है ड्यूरिंग प्रेगनेंसी 25 to 35 पाउंड्स होगा। ओवर वेट जो वुमेन्स होती है जिनका BMI 25 to 29.9 तक होता है, उनका वेट गेन ड्यूरिंग इन केजी में 6.8 और 11.3 तक होगा और वेट गेन इन पाउंड 15 to 25 पाउंड्स होगा। ओबीस वुमेन जो होती है जिनका BMI वैल्यू जो है वो ग्रेटर देन 30 होता है, उनका वेट गेन 5 to 9 kgs होगा और पाउंड्स में 11 to 20। इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिसिन जो है उनकी गाइडलाइंस क्या है कि वुमेन का वेट कितना गेन होना चाहिए उनका अगर हैविंग ट्विंस हो। तो अगर अंडर वेट वुमेन है जिनका BMI कम होता है 28 से, जिनका BMI 24 से कम है 18 से कम है, हमारे पास आता है कि जो वुमेन अंडर वेट होती है उनका BMI 18 से कम होता है तो उनका वेट गेन जो होता है और हैविंग ट्विंस है तो 22.6 kg to 28.1 kg वेट गेन होता है और पाउंड्स में 50 to 62 पाउंड्स। नॉर्मल BMI जिनका होता है तो उनका 16.7 to 24.5 kg वेट गेन होता है 37 to 54 पाउंड्स। ओवर वेट वुमेन्स जो होती है जिनका BMI ज़्यादा होता है फ्रॉम 28 से अगर ज़्यादा हो तो 14 to 22.6 kg तक होता है और 31 to 50 पाउंड्स। ओबीस जो पेशेंट ओबीस वुमेन्स जो होती है 11.3 to 19 kg तक वेट गेन होता है 25 to 42 पाउंड्स तक होता है इन कैरिंग अ ट्विंस। फिर आता है इंडिकेशन फॉर सप्लीमेंट्स यूजिंग ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। हमारे पास आता है कि वो कौन सी सप्लीमेंट है जिसके बारे में हमें बताया गया है कि प्रेगनेंसी के दौरान उसे यूज़ करना चाहिए। तो हमारे पास आता है कि वुमेन हु डू नॉट रिसीव, वो वुमेन जो कि एडिक्वेट अमाउंट ऑफ सनलाइट जो है उसका एक्सपोजर रिसीव नहीं कर सकती और वो वुमेन्स जो कि रिसीव नहीं कर वुमेन जो कि कंज्यूम नहीं करती एडिक्वेट अमाउंट ऑफ कैल्शियम। तो हमारे पास आता है कि ये सप्लीमेंट बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि उन्हें धूप में भी बैठना चाहिए, सनलाइट भी रिसीव करनी चाहिए और कैल्शियम भी। फिर आता है न्यूट्रिशनल इंटरवेंशंस क्या है फॉर प्रॉब्लम्स के लिए ड्यूरिंग प्रेगनेंसी के दौरान जितनी भी प्रॉब्लम्स कॉज होती हैं फर्स्ट ट्राइमेस्टर सेकंड और थर्ड में, तो उसके लिए हम न्यूट्रिशनल कौन कौन सी न्यूट्रिशन जो है वो प्रिस्क्राइब करते हैं। हमारे पास आता है पहले आता है नॉसिया एंड वॉमिटिंग। नॉसिया और वॉमिटिंग जो है इसके लिए हमें क्या क्या एडवाइस करना चाहिए कि आप कम कम खाएं, फ्रिक्वेंट मीन्स यानी कि खैर थोड़ी थोड़ी देर बाद खाएं, 2 to 3 टाइम्स मतलब 2-3 आवर्स का गैप दे के खाएँ, लेकिन एक साथ ज़्यादा ना खाएं ताकि उसे डाइजेस्ट होने में आसानी हो। फिर आता है कि कार्बोहाइड्रेट फूड जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा लें, जैसे कि ड्राई सीरियल्स हो गए, हार्ड कैंडी हो गई बिफोर गेटिंग आउट ऑफ द बेड इन द मॉर्निंग। जब सुबह आप उठें तो आप कैंडीज़ वगैरह लें, कार्बोहाइड्रेट फूड्स रिच सोर्स फूड खाएँ। फिर आता है कि वुमेन जो है इन्हें एडवाइस किया जाता है कि वो खाने के बाद जो है वो पानी ना पिए, लिक्विड चीज़ें ना पिए, क्योंकि उससे जो है क्या होता है कि उन्हें डकारें आती हैं और वो सारा फूड जो है वो ऊपर एसोफेगस तक आता है। फिर आता है कि कॉफ़ी टी और स्पाइसी फूड जो है वो अवॉइड करें जिससे हार्ट बर्न हो सकता है। फिर आता है कि और कॉफ़ी टी में कैफ़ीन होता है जिससे एब्जॉर्प्शन जो है आयरन की वो स्लो डाउन हो जाती है। फिर आता है कि हाई फैट फूड जो है वो इतना ज़्यादा डालें क्योंकि इससे हमारे पास आता है कि गैस्ट्रिक एम्प्टिंग टाइम डिले हो जाता है। फैट्स जो होते हैं उनकी एब्जॉर्प्शन में, उनकी डाइजेशन में बहुत ज़्यादा वक्त लगता है, इसीलिए हमारा स्टमक जो है वो जल्दी से एम्प्टी नहीं हो पाता, डाइजेस्ट नहीं हो पाता और पहले से भी हमारी मोटिलिटी जो है वो डिक्रीज़ हो चुकी होती है, स्लो होती है। एलिमिनेट इंडिविजुअल इंटॉलरेंस का मतलब होता है कि बर्दाश्त करने की जो सलाहियत है वो कम नहीं होनी चाहिए, यानी कि उन्हें अगर कुछ लोग होते हैं उन्हें बहुत ज़्यादा खाने का शौक होता है, एक ही टाइम में बहुत ज़्यादा खाने, लेकिन इसे बर्दाश्त करना है, आपने फ्रिक्वेंट मील्स लेने हैं, एक साथ नहीं खाना है।
तो इसके मतलब में हम ले सकते हैं। फिर सेकंड हमारे पास आता है कॉन्स्टिपेशन, यानी कि प्रेगनेंसी के दौरान जितनी प्रॉब्लम कॉज होती है उसके लिए हम कौन सी न्यूट्रिशन प्रिस्क्राइब करते हैं, कौन सी न्यूट्रिशन एडवाइस देते हैं, उसमें सेकेंड कॉन्स्टिपेशन आ गया है। हमारे पास आता है कि कॉन्स्टिपेशन किस वजह से होता है कि रिलैक्सेशन होती है, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल मसल्स जो होती है उनकी मोटिलिटी कम हो जाती है, हमारे पास आता है रिलैक्स हो जाते हैं। प्रेशर जो है फीटस हमारे पास आता है फीटस का ज़्यादा से ज़्यादा प्रेशर जो है वो इंटेस्टाइन पे होता है, जिसकी वजह से उसकी मोटिलिटी कम हो जाती है और फिजिकल एक्टिविटी भी कम हो जाती है, जिस वजह से भी कॉन्स्टिपेशन कॉज हो सकता है। और हमारे पास आता है अगर हम फ्लूइड और फाइबर फूड जो है, हाई फाइबर फूड जो है उसकी इनटेक सही अमाउंट में नहीं ले रहे हैं तब भी कॉन्स्टिपेशन हो सकता है। और हमारे पास आता है कि अगर आयरन सप्लीमेंट जो है जो हम ले रहे हैं उसके अगर कोई साइड इफ़ेक्ट्स हैं तो उसकी वजह से भी हमारे पास कॉन्स्टिपेशन कॉज हो सकता है। कॉन्स्टिपेशन के लिए हम क्या करेंगे, क्लाइंट को क्या एडवाइस देंगे कि वो हाई फाइबर फूड ले, एटलीस्ट हमारे पास 8 ounces ऑफ ग्लासेस जो है लिक्विड वो डेली पिए, और हॉट वाटर जब वो सुबह उठे तो हमारे पास आता है कि चाहिए उसे कि वो हॉट वाटर जो है नीम गर्म पानी में लेमन या फिर प्रॉन जूस जो है जो कि सिट्रस खट्टे जूस होते हैं उसे हम प्रॉन जूस हम कहते हैं कि प्लम जो होता है जब उसे हम ड्राई कर लेते हैं दिस इज़ कॉल्ड प्रून, एंड इसके जूस को हम प्रून जूस कहते हैं। जब वो सुबह उठे तो निहार मुंह ये पिए तो उससे एंटी पेरिस्टालसिस नहीं होगी, हमारे पास आता है कि उसकी पेरिस्टालसिस जो है वो स्टिमुलेट होगी और डाइजेशन ऑफ फूड जो है वो सही होगी, तो कॉन्स्टिपेशन से वो ज़्यादा से ज़्यादा बचा रहेगा। और रेगुलर एक्सरसाइज करें जिसकी वजह से भी कॉन्स्टिपेशन रिलीफ हो सकता है। फिर आता है थर्ड नंबर पे है हार्टबर्न। जैसे कि मैंने आपको कहा हार्टबर्न किसे कहते हैं कि जब स्टमक एसिड जो है उसका कांटेक्ट आ जाए विद ओइसोफेगस, दिस कॉज हार्टबर्न इन्फ्लेमेशन। फिर आता है कि इसके लिए हम क्या करेंगे, क्लाइंट को क्या एडवाइस देंगे कि वो ईट करे स्मॉल फूड, मतलब कम खाए, फ्रिक्वेंट मील्स लें, टाइम के बाद खाए, टाइम टू टाइम खाए। और हमारे पास आता है कि इलिमिनेट लिक्विड इमीडिएटली बिफोर एंड आफ्टर मील टू अवॉइड गैस्ट्रिक डिस्टेंशन। खाने के बाद और खाने से पहले जो है वो पानी ना पिए, जिससे हमारे पास आता है गैस्ट्रिक डिस्टेंशन हो सकती है। और हमारे पास आता है कि कॉफ़ी और हाई फैट फूड और स्पाइसेस जो है वो बिल्कुल अवॉइड करें, जिससे हार्टबर्न जो है वो कॉज होता है। और हमारे पास आता है कि इंटॉलरेंस जो है उसे एलिमिनेट करना चाहिए। और हमारे पास आता है कि जैसे ही वो खाना खा ले तो उसके बाद फ़ौरन सोए नहीं बल्कि थोड़ी सी वॉक करे ताकि वो बिल्कुल स्टमक में बैठ जाए फूड, और उसके बाद ताकि वो ओइसोफेगस के कांटेक्ट में ना आए, जिससे हार्टबर्न कॉज होता है। इनएडिक्वेट वेट गेन, यानी कि अपने रिकमेंडेड नॉर्मल से अगर ज़्यादा वेट गेन हो रहा है, ज़्यादा वेट गेन करेंगे ड्यूरिंग प्रेगनेंसी के दौरान, तो इससे क्या होता है गिविंग बर्थ टू अ लो बर्थ वेट इन्फेंट होगा, जो आपका बेबी होगा वो बहुत ज़्यादा लो वेट का होगा, बहुत कम वेट होगा उसका, 2500 ग्राम से कम होगा वो। और हमारे पास इसका क्या वो है कि रिकमेंडेड जो हमें वेट गेन नॉर्मल वोमेन का दिया है वो 0.44 kg है पर वीक, उसका वेट गेन इतना होगा। तो अंडर वेट वुमेन जो होती है उनका वेट गेन जो है वो ज़्यादा होता है ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी, 0.44 kg से ज़्यादा होता है। और ओवर वेट वुमेन जो होता है वुमेन जो होती है उनका 0.29 kg होता है पर वीक। जैसे कि मैंने आपको ऊपर बताया जितना हाई BMI होगा उतना ही कम वेट गेन होगा, जितना कम BMI होगा उतना वेट गेन ज़्यादा होगा। और जो वुमेन प्रेग्नेंट होती हैं विद ट्विंस से उनका भी वेट गेन 0.44 kg पर वीक होता है। इनएडिक्वेट गेन जो होता है ये किस वजह से होता है, जो इसकी सेकेंडरी कॉजेज़ हैं वो है कि हमारे पास आता है कि अगर उन्हें पुअर एपिटाइट रिलेटेड टू नॉइज़ वॉमिटिंग, हार्टबर्न और स्मोकिंग, या हमारे पास आता है अगर उन्हें ज़्यादा भूख नहीं लगती दिल ख़राब होने की वजह से, वॉमिटिंग की वजह से, या फिर अगर उन्हें हार्टबर्न हो रहा है, और या फिर अगर वो स्मोकिंग कर रहे हैं तो उन्हें भूख नहीं लगती, वो प्रॉपर न्यूट्रिशन नहीं ले पाते। फिर आता है कि अगर वो इनएडिक्वेट जो है वो हमारे पास आता है चीज़ें खा रहे हैं, यानी कि उन्हें बैलेंस डाइट, बैलेंस न्यूट्रिशन के बारे में नहीं पता है, उनके पास नॉलेज नहीं है, तो और या फिर अगर हमारे पास आता है कि उन्हें ऐसा एक फेयर सा होता है कि उनका ज़्यादा वेट गेन हो जाएगा तो इसलिए वो खाना वगैरह सही नहीं ले पाती, बैलेंस डाइट नहीं ले पाती, इस वजह से भी हो सकता है।
फिर आता है कि इसके लिए आप क्या करेंगे कि क्लाइंट को इनकरेज करेंगे, उससे क्वेश्चंस पूछेंगे, उसके साथ ट्रस्ट और एक रैपट बिल्ड करेंगे ताकि वो आपके साथ अपनी फीलिंग का इजहार कर सके, आपको बता सके। और क्लाइंट को आप एडवाइस करेंगे कि एक्स्ट्रा वेट गेन जो होता है प्रेगनेंसी के दौरान, ये हमारे पास बिल्कुल नॉर्मल बात है। और जब ये आफ्टर द प्रेगनेंसी, आफ्टर द चाइल्ड बर्थ, ये वेट गेन जो होता है लैक्टेशन के दौरान क्विकली आप अपने नॉर्मल लेवल पे वापस आ जाते हैं। क्योंकि कुछ वुमेन्स होती है, उन्हें फेयर होता है कि हमारा वेट गेन ज़्यादा हो जाएगा, हमारा बॉडी इमेज चेंज हो जाएगा। सो आपको उसमें आपने उनकी काउंसलिंग करनी है, उनको एडवाइस देना है। मेरा तो एडवाइस करना है क्लाइंट को कि अगर उनकी डाइट जो है वो इनएडिक्वेट होगी, बैलेंस नहीं होगी, उनकी कैलोरीज उन्हें प्रॉपर नहीं मिल रही होगी, ये तो हमारे पास आता है कि उन्हें और न्यूट्रिएंट्स की भी फिर कमी हो सकती है। और क्लाइंट को एडवाइस करना है कि अगर उनको न्यूट्रिएंट्स सारी नहीं मिल पाएंगी तो उनका जो चाइल्ड है, उनका जो बेबी है, उनका जो फीटस है, उसे भी उस प्रॉपर न्यूट्रिएंट्स नहीं मिल पाएंगी और बाद में वो डिफेक्ट जो है वो उनके अंदर कॉज होंगे। तो आपने ये सारा जो है वो उनको एडवाइस करना है क्लाइंट को कि वो प्रॉपर अमाउंट में कैलोरीज इनटेक करे है। और हमारे पास आता है कि अगर वो ऐसा नहीं करेगी तो ये आपकी हेल्थ पे बुरा असर, इसका बहुत ज़्यादा एडवर्स इफेक्ट हो सकता है। जैसे कि अगर आप पुअर आयरन, आप आयरन नहीं ले रही है तो इससे आपको एनीमिया हो सकता है। और फिर इसका जो इफेक्ट होता है वो बेबी के हेल्थ पे भी हो सकता है कि उसका लो बर्थ वेट होगा, हाँ, उसे भी एनीमिया हो सकता है। और बाद में कम डिलीवरी के बाद भी आपको बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेशंस का सामना करना पड़ सकता है। फिर आता है कि अगर एक्सेस वेट गेन हो, बहुत ज़्यादा वेट गेन हो, तो ये किस वजह से होता है? या तो ये आप खुद ही ओवर ईटिंग कर रहे हैं उस वजह से हो सकता है, या आप स्ट्रेस ले रहे हैं उस वजह से हो सकता है। और फिजिकल एक्टिविटी अगर आप बिल्कुल भी नहीं कर रहे हैं, सेडेंटरी पीपल है, सेडेंटरी वर्कर्स हैं, तब भी हो सकता है। तो इसके लिए आपने क्या करना होगा कि क्लाइंट की काउंसलिंग करनी होगी, उन्हें रिकमेंड करना होगा कि आपने कितनी अमाउंट में आपका वेट गेन होना चाहिए, कितनी क्वांटिटी में, कितनी रफ्तार के साथ, कितने रेट के साथ, डेली बेसिस पे, डेली वीकली बेसिस पे या ट्राइमेस्टर बेसिस पे आपका कितना वेट गेन होना चाहिए है। क्योंकि इसका बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट होता है मैटरनल की हेल्थ पे भी, इन्फेंट्स की हेल्थ पे भी। और फिर सक्सेसफुल जो ब्रेस्ट फीडिंग का टाइम आता है, पीरियड आता है, लैक्टेशन पीरियड का, तो उसमें भी इसका बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट होता है, उस पर इम्पैक्ट हो सकता है। आपने एक्सप्लेन करना है वेट गेन की किस तरह डिस्ट्रीब्यूशन की गई है फीटस, प्लेसेंटा और मैटरनल टिश्यूज़ के दरमियान में, वो आपने सारा एक्सप्लेन करना है, काउंसलिंग करनी है, एडवाइस करना है टू क्लाइंट को। फिर आता है कि एक्सेस वेट गेन जो होता है, हमारे पास आता है कि हम पहले इसके लिए सारे गोल सेट कर दें कि इस वीक में इतना वेट गेन होगा, फिर नेक्स्ट ट्राइमेस्टर में इतना वेट गेन होगा। वीकली भी कर सकते हैं, ट्राइमेस्टर बेस भी कर सकते हैं, मंथली भी कर सकते हैं। हमने स्किम मिल्क लेना है। स्किम मिल्क हम कहते हैं जो कि लो फैट मिल्क होता है, जिससे आप पूरी क्रीम और जितना भी फैट होता है उसके ऊपर जो लेयर बन जाती है वो सारा आपने रिमूव करना है, तब आपने वो मिल्क पीना है, वो आपने यूज़ करने हैं। और आपके लिए ये बहुत ज़्यादा बेहतर है कि आप फ्राई चीज़ों के बजाय बेक्ड या बॉयल या स्टीम फूड इस्तेमाल करें। दिस इज़ वेरी गुड फॉर योर हेल्थ। आपने ये एडवाइस करना है, उनकी काउंसलिंग करनी है, उन्हें इस पे जो है वो आमादा करना है कि वो ये सारी चीज़ें करेंगी, तभी उनकी हेल्थ भी अच्छी होगी, उनका जो बेबी है उनकी हेल्थ भी अच्छी होगी। फिर आता है कि आपने जितनी भी एम्प्टी कैलोरीज हैं उन्हें एलिमिनेट करना है। कार्बोनेटेड बेवरेजेस, कैंडी रिच डिज़र्ट्स एंड ट्रेडिशनल स्नैक फूड, यानी कि जितने भी फैट फूड्स हैं, जितने भी ऐसी फूड्स हैं जिसमें हाई फैट कंटेंट है, हाई कैलोरी कंटेंट है, वो आपने सारा जो है मतलब जिसमें वो फूड जिसमें कैलोरीज़ की इनटेक इतनी नहीं है लेकिन फैट्स की है, तो वो आपने बिल्कुल हटा देनी है। जैसे कि कैंडीज़ हो गई या इधर उधर की जो जंक फूड्स हो गए, उनमें कैलोरीज इतनी नहीं होती हैं, बिला वजह का फ़ैट होता है, तो आपने ऐसे फूड इस्तेमाल नहीं करनी है। यूज़ करें फैट्स एंड ऑयल्स स्प्रैंगली। फैट्स और ऑयल्स जो है वो आपने बिल्कुल दरमियानी मिकदार में एहतियात से यूज़ करनी है। So this is the half chapter of maternal nutrition.
बहुत ज़्यादा लॉन्ग चैप्टर है, तो एक वीडियो में आपको इतना ही हाफ चैप्टर पढ़ा पाऊँगी। जो आगे हमारे पास टॉपिक आ रहा है न्यूट्रिशनल इंटरवेंशन फॉर मेडिकल कंपनी, जितनी भी प्रेगनेंसी के दौरान जो कॉम्प्लिकेशंस आती हैं उसके लिए हमने कौन कौन सी न्यूट्रिशन एडवाइस करनी है वो हम नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगी। होप सो आपको इस चैप्टर की समझ आ रही होगी। कोई भी क्वेश्चन हो आप कमेंट में लिख सकते हैं, मैं उसके लिए आपको एक अलग से नई वीडियो भी बना के दे सकती हूँ। कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए एंड शेयर कीजिए द लिंक ऑफ दिस वीडियो टू ऑल योर BSN फ्रेंड्स। थैंक यू। अल्लाह हाफ़िज़।